हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस का पार्ट 2 करेंगे, दैट इज़ oogenesis। अपने प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, गैमेटोजेनेसिस जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, गैमीट्स एंड जेनेसिस। गैमीट्स जैसे कि आप जानते हो कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्म्स एंड ओवम। मेल गैमीट्स को कहते हैं स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड ओवम और ओवा। एंड ये जो जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन या किसी चीज़ का बनना, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से स्पर्म्स और ओवम मेल और फीमेल की बॉडीज़ में बनते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज oogenesis। सो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको और बच्चों के साथ भी और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट आपको और नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब जब मैं अपनी न्यू वीडियोस को अपलोड करूं। बच्चों, इससे पहले कि हम oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करें, पहले हम आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लें अबाउट वुमेन। सो फीमेल्स जो होती हैं, दे आर बॉर्न विद ऑल ऑफ द एग्स दैट दे विल केपेबल ऑफ रिलीजिंग ड्यूरिंग देयर लाइव्स। ये बड़ा वंडरफुल फैक्ट है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में वो सारे एग्स पहले ही बन चुके होते हैं जब उनका बर्थ होता है, और फिर वो अपनी पूरी लाइफ में जब तक वो इन एग्स को रिलीज़ करती रहती हैं, मगर उनको वो बनते नहीं हैं। उनके बर्थ के बाद वो ऑलरेडी बन चुके होते हैं जब उस फीमेल का बर्थ होता है, ठीक है। और इनको एग्स को वो रिलीज़ कब करना शुरू कर देती हैं? एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब उनकी एज 13-14 ईयर्स की हो जाती है तब ये एग्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बट ये बने कब होते हैं? उनके बर्थ से भी पहले उनकी बॉडी में ऑलरेडी बन चुके होते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है और ये एंड होता है कब? ड्यूरिंग द मीनोपॉज दैट अकर समवेयर इन 50s फॉर मोस्ट ऑफ द वीमेन। जब मोस्टली वुमेन 50 की ईयर एज में हो जाती हैं तब उनका ये जो प्रोसेस है रिलीजिंग ऑफ एग्स वो स्टॉप हो जाता है। दैट स्टेज ऑफ वीमेन इज़ नोन एज मीनोपॉज। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मेल्स जो हैं वो बहुत सारे, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा कि मेल्स तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाते हैं, बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता है कि फीमेल्स मिलियन ऑफ ओवा बनाएं, क्योंकि उनका ओवा तो स्टेशनरी है, वो तो चलता नहीं है ओवम। वो इसलिए उन्होंने एट ए टाइम एक ही वो चाइल्ड को कैरी कर सकती हैं। सो हर मंथ एक ही ओवम उनकी बॉडी में बनता है, क्योंकि उन्होंने और इतने मिलियंस ऑफ फीटस तो बनाने नहीं हैं अपनी बॉडी में, इसलिए उनकी बॉडी में हर मंथ एक ओवम बनता है। और मेल्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डेली बनते हैं और ओवा सर्वाइव फॉर 72 आवर्स, ठीक है। एक ओवम जब रिलीज़ होता है वो 72 आवर्स के लिए ही ज़िंदा रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि oogenesis क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स है ये कहाँ बनते हैं? ये ओवरीज़ में बनते हैं। ये 2 ओवरीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और oogenesis स्टार्ट हो जाता है जब उस फीमेल के अंदर, जब वो खुद एक फीटस होती है, जब वो अभी खुद अपनी माँ की बॉडी के अंदर पल रही होती है, अभी एक छोटा बच्चा भी प्रॉपरली नहीं बन पाई होती है, उस टाइम में ही उस फीमेल की बॉडी में उस oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब वो 6 to 8 वीक्स की फीटस होती है, अभी उसको अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होते हुए अभी कोई नियर अबाउट 2 महीने हो रहे होते हैं, तो उसकी ओवरी के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं एज प्राइमरी जर्म सेल्स, जिनको हम oogonia कहते हैं, ठीक है। और जब वो 20 वीक्स की फीटस हो जाती है, जब उसको अपनी मदर के अंदर डेवलप होते हुए 5 महीने के आसपास हो जाते हैं, तो उस फीटस के अंदर अबाउट 6 to 7 मिलियन ऑफ oogonia बन जाते हैं। क्योंकि ये oogonia जो है वो ये डिवाइड कर करके एक oogonia जो है ये मिलियंस ऑफ oogonia को, अपने जैसे बहुत सारे oogonia को बना लेता है
और 20 वीक के फिटस में अबाउट 6 to 7 मिलियंस ऑफ ओगोनिया आर प्रेजेंट इन द फीटल ओवरी। फीटल ओवरी का मतलब होता है वो ओवरी जो अभी फिटस की है, और फिटस मीन्स वो चाइल्ड जो अभी चाइल्ड भी प्रॉपरली नहीं बना है, जो अभी डेवलप हो रहा है। ओके और जब इस फीमेल का बर्थ होता है तब उसके ओवरी में अबाउट 2 मिलियन ओगोनिया ही लेफ्ट ओवर रहते हैं, और बाकी के जो 6 to 7 मिलियन ओगोनिया मैंने अभी बोले थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ 2 मिलियन ओगोनिया बच जाते हैं। उसके बाद उसके बर्थ के बाद और न्यू ओगोनिया कोई भी ऐड नहीं होते हैं, और दीज ओगोनिया स्टार्ट डिवाइडिंग। अब इसके बाद जब अभी बर्थ नहीं हुआ होता है, जितने भी ये 2 मिलियन ओगोनिया बने रह गए थे ये अब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं बाय द मियोसिस, और ये अभी एंटर ही होते हैं प्रोफेस 1 में, किसके, मियोसिस डिवीजन के, और तब ये अरेस्ट हो जाती है इसकी डिवीजन, ये स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना। और इस स्टेज में अब हम इनको ओगोनियम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो डिवाइड करना स्टार्ट कर लिया था, हालांकि डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई थी, तब भी ये अभी ये डिवाइडिंग की स्टेज में ही है प्रोफेस 1 में। अब इनका नाम हम चेंज कर देते हैं, ओगोनियम की जगह इसका नाम पड़ जाता है प्राइमरी oocytes। अब आपने याद रखना है कि जब बच्ची का, उसका बेबी का जो फीमेल है, जब उसका बर्थ होगा उसकी ओवरी में क्या होंगे, प्राइमरी oocytes होंगे। ठीक है, नाउ ये जो प्राइमरी oocytes हैं इनके आगे पीछे अब इनका मेकअप होना शुरू हो जाता है। ये प्राइमरी oocyte है ये वाला, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसकी इनके आगे पीछे कुछ ग्रेन्युलोजा सेल्स की लेयर्स लगना शुरू हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, और जब हम इसकी लेयर्स इनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं तब हम इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अंदर जो है ये क्या है, अंदर वाला प्राइमरी oocyte है ये सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मगर जो बाहर इनकी सेल्स की लेयर्स इसको नज़र आ रही हैं, अभी मैं आपको दूसरे पेन से दिखाऊंगी, जो ये बाहर से ये जो लेयर्स ऑफ सेल्स नज़र आ रही हैं, तो इनकी कवरिंग के कारण इसको, इस पूरे को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, हालांकि अंदर वाला जो है वो क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, फिर लार्ज नंबर ऑफ ये जो फॉलिकल्स हैं ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। जब तक वो फीमेल 13-14 ईयर्स की एज तक नहीं पहुंचती तो ये बहुत सारे ये जो सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और जब वो फीमेल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तब 60,000 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल में और प्राइमरी oocyte में क्या फ़र्क हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बेसिकली प्राइमरी oocyte ही है जिसके आगे पीछे बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हैं सेल्स की आगे पीछे, और वो कौन से सेल्स हैं, दीज आर ग्रेनुलोजा सेल्स की लेयर। नो ये जो प्राइमरी फॉलिकल था ये वाला, अब इसके आगे पीछे फिर से और इट गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स। इसके आगे पीछे और देखो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर या देन थर्ड लेयर, बहुत सारी लेयर्स और लग जाती हैं, और उसके तब हम इसको क्या बोल देंगे, अब पहले हम इसको बोल रहे थे प्राइमरी फॉलिकल, नाउ दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी फॉलिकल। और इन एडिशन टू ये जो ग्रेनुलोजा लेयर्स तो लग ही रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके आगे पीछे एक और न्यू लेयर लग जाती है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी ब्लू कलर से, ये वाला, यहाँ से ये जो लेयर्स बाहर लगी हुई है, दिस लेयर इज़ नोन एज थीका लेयर। ओके, ये थीका लेयर बाहर की ओर लगती है, और अब हम इस ये जो अंदर वाला है इसको अभी तक क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte, मगर ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स लग गई हैं ना। उसके बाद ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये बाद में टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी ये जो अंदर वाली जितनी भी लेयर्स थी सेल्स की ये साइड पे हो जाती हैं, और सेंटर में यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिसको कहते हैं एंट्रम। दिस कैविटी इज़ नोन एज एंट्रम। ठीक है, इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है इस कैविटी के अंदर, और ये जो बाहर थीका लेयर्स लगी हुई थी ये भी 2 लेयर्स बन जाती हैं। इनर लेयर इज़ नोन एज थीका इंटरना and outer layer is known as theca externa. This is theca interna, और ये जो बाहर वाली लेयर है that is known as theca externa, और ये जो अंदर है ये कौन है, अभी तक प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है ना, और बाहर इसके देखो कितना बड़ा, इतना छोटू सा ये प्राइमरी oocyte था, इसके बाहर क्या क्या कमाल हो गया, और ये जो कैविटी भी बनी ये वाली इसको बोलते हैं एंट्रम। अब ये जो अंदर अभी मैंने बोला कि अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte, ये अब ग्रो करता है साइज़ में। ठीक है,
और अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को जब ये कंप्लीट करता है, ये है, अगर सपोज करो ये है प्राइमरी oocyte जो यहाँ पे है, ये अब अपनी यहीं पे रहते रहते ये अपनी डिवीजन को कंप्लीट कर रहा है। जहाँ ये प्रोफेज 1 में अटक गया था, ये एक अनइक्वल डिवीजन करता है सो दैट एक छोटा सा सेल बनता है और एक बड़ा सेल बनता है। छोटे सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ये जो बड़ा वाला सेल है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अब प्राइमरी oocyte तो रहा नहीं, इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। नाउ दिस सेल इज़ नोन एज सेकेंडरी oocyte। ये बड़ा सेल क्यों बनता है सेकेंडरी oocyte? क्योंकि ये सारे के सारा जितना भी फूड मटेरियल है ये सारा इसके अंदर चला जाता है, इसको कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलती फर्स्ट पोलर बॉडी को, इसलिए ये छोटी सी रहती है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम में बताया, ये दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज़ फर्स्ट पोलर बॉडी। अब उसके बाद में ये फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि इसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले थे, ये बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ओके और ओवुलेशन के, ओवम के रिलीज़ होने के 48 आवर्स पहले ही ये मियोसिस 1 का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ ये जो टर्शरी फॉलिकल था जिसमें एंट्रम वगैरह सब कुछ बनी हुई थी, अब ये और इसके ये स्मार्ट बनता है और ये तैयार होता है, और अब हम इसको कहते हैं एक मैच्योर फॉलिकल जिसका नाम पड़ जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, पहले देखिए आप, इसकी शक्ल ऐसे थी और अब इसकी शक्ल ऐसे बन गई है, ये और स्मार्ट हो गया। ठीक है जी, और अब क्या हुआ, अब इसका नाम क्या पड़ गया टर्शियरी फॉलिकल का, ग्रेफियन फॉलिकल। अब यहाँ पर ये जो ये इसके अंदर ये जो डेवलप हो रहा था ये वाला oocyte, इसका क्या नाम मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी oocyte। अब इसके आगे पीछे एक और लेयर लगना शुरू हो जाती है, जो पर्पल कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है, दैट लेयर इज़ नोन एज जोना पेल्यूसिडा। अंडरस्टूड? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, आपने नेम याद करना है। यहाँ पर ये लेयर यहाँ बाहर नहीं आती है, कहाँ पर बनती है, यहाँ बनती है सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग, दैट इज़ नोन एज जोना पेल्यूसिडा। नाउ ये सारा कुछ बन गया, सारा ये सेकेंडरी oocyte ने डिवाइड भी कर लिया। अब सेकेंडरी oocyte जो है अपनी सेकेंड मियोसिस को स्टार्ट करता है, क्योंकि आपको पता है मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो मियोसिस 2 स्टार्ट करता है तो फिर से वो अरेस्ट हो जाता है, फिर से वो स्टॉप कर देता है डिवाइडिंग एट मेटाफेज 2 स्टेज। ठीक है, अब ये रह गया, डिवाइड करते करते डिवाइड तो हो नहीं पाया। इस टाइम पे ये जो ग्रेफियन फॉलिकल था, ये वाला जो इसकी ये जो बाहर वाली लेयर है ये फट जाती है, ये रप्चर हो जाती है, और इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज़ हो जाता है, बाहर आ जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ओवुलेशन। तो अभी तक तो हमने, अब आप सोचोगे अभी तक हमने ओवम का नाम ही नहीं लिया। अब ये निकला क्या बाहर, ओवरी से क्या बाहर निकला, सेकेंडरी oocyte। सो आपने याद करना है कि ओवम नहीं निकलता है ओवरी में से, कौन निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। अब देखिए मज़े की बात क्या है, अगर इस सेकेंडरी oocyte को जो ओवरी से बाहर निकला, अगर इसको कहीं स्पर्म मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर ये जो अपनी जो इसकी मियोसिस सेकंड रह गई थी ये इसको कंप्लीट करता है, और इसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, जिसको कहते हैं, एक छोटे को कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरे को कहेंगे ओवम। ठीक है, उस ओवम के साथ फिर ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है और एक न्यू सेल बनता है, एक एग बनता है। ठीक है, और अगर ये स्पर्म इसको नहीं मिला, सपोज़ ये स्पर्म यहाँ पर नहीं आया, तो सेकेंडरी oocyte ही बॉडी से बाहर आ जाता है ड्यूरिंग द मंथली साइकिल ऑफ फीमेल, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसको वेट करता है स्पर्म का, अगर नहीं मिला तो यही सेकेंडरी oocyte बॉडी से बाहर निकल जाता है, और अगर मिल गया तो इसके कॉम्बिनेशन से न्यू जाइगोट बनेगा और बाद में वो बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो नहीं बना तो यही सेकेंडरी oocyte ही बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गई और जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी, इसमें भी कोई नरिशमेंट नहीं है, तो ये भी सेकेंड पोलर बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ देर के बाद। यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं जिसमें आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो कि oogoonium माइटोसिस के बाद क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, और उसके बाद वो अरेस्ट हो गया, फिर मियासिस कंटिन्यू हुई प्यूबर्टी में, फिर वो बना, उसकी मियोसिस 1 के बाद बना सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी,
देन उसके बाद अगर स्पर्म मिल गया तो ठीक है, मियोसिस इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई और सेकेंड पोलर बॉडी बना और फर्टिलाइज्ड एग बना। और अगर नहीं स्पर्म मिला तो यही बॉडी से बाहर आ गया। नो यहाँ पर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस का एक स्लाइड लगाई हुई है, तो ये भी एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे आप जानते हो, यहाँ पर बनते हैं स्पर्म्स और यहाँ पर बनते हैं सेकेंडरी oocyte ही बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बनता है इन द 28 डेज। हर इजैकुलेशन में स्पर्म्स बाहर निकल सकते हैं मेल की बॉडी से, मगर ये यहाँ पर सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही ये जो ओवम है ये बॉडी से बाहर आता है। ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, और ये oogenesis स्टार्ट होती है जब फीमेल बेचारी खुद ही अभी फीटस होती है, जब वो अभी अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रही होती है, और ये कंटिन्यू रहता है पूरी लाइफ। मेल्स जो हैं स्पर्म्स बनाते रहते हैं, मगर फीमेल्स का oogenesis स्टॉप हो जाता है मीनोपॉज में। और इसी तरीके से यहाँ पर 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर एक ही सेल होता है, और जो बाकी वाले होते हैं वो उनको कहते हैं पोलर बॉडीज़, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो 4 सेल्स हैं ये 4 के 4 ही स्पर्म्स बन जाते हैं। ये प्रोसेस को हार्मोन्स जो सपोर्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स, FSH और LH, और यहाँ पर भी सिमिलर हार्मोन्स इसको सपोर्ट करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्टूडेंट्स, ये सब था आज के वीडियो में oogenesis प्रोसेस के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप।